अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए गाइडलाइंस, उनकी पॉलिसी जो है कि जारी कर दी है 3 जुलाई 2027 को, जिसे HGO पॉलिसी 2027 कहा जाता है। इसके तहत उन्होंने बताया हुआ है कि जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स होंगे, जिनके तहत जो है कि हाजी प्राइवेट हज सीट बुक कर सकते हैं और प्राइवेटली हज कर सकते हैं, उनके लिए पॉलिसी रिलीज़ की गई है, जिनको ऑफिशियली इस पॉलिसी के ज़रिए हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स कहा जाए। और इस पॉलिसी के ज़रिए उन्होंने पूरी तरीके से उसकी जो एलिजिबिलिटी होएगी HGO की, उसका क्राइटेरिया जो होगा, कोटा होगा, एलोकेशन मेथड जो होगा और जो ऑपरेशन गाइडलाइंस है, वो सारी चीज़ें डिटेल में इस पॉलिसी के ज़रिए उन्होंने बता दिया है। ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट हज कमेटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जहाँ से आप जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं आपको जो है कि इसकी मेजर पॉइंट समरी बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे जो पहला हाईलाइट है, जो पहला पॉइंट है, वो है रजिस्ट्रेशन टाइमलाइन। कब से कब तक जो है कि रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 3 जुलाई 2026 से चालू हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 18 जुलाई 2026। तो 3 जुलाई 2026 से 18 जुलाई 2026 तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद जो फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन की डेट है वो है 20 जुलाई 2026 तक 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक। तो 20 जुलाई 2026 को शाम के 5 बजे तक आपको जो है कि अपने डॉक्यूमेंट जो भी HGO के लिए, हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर के लिए अप्लाई करना चाहता है प्राइवेट टूर ऑपरेटर, वो जो है कि अपना एप्लीकेशन 3 जुलाई 2026 से लेकर 18 जुलाई 2026 तक कर सकते हैं ऑनलाइन। और जो उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो 20 जुलाई 2026 तक शाम के 5 बजे तक जो है कि जमा कर सकते। दूसरा पॉइंट है कि टोटल हज का जो कोटा होगा वो किस तरह से होगा। जैसे कि पहले मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ था कि जो एक्सपेक्टेड कोटा है, जैसा कि पिछले कई सालों से सेम कोटा चल रहा है, 1,75,025 सीटों का कोटा इंडियन गवर्नमेंट को, हज कमेटी ऑफ इंडिया को मिलता है, जिसमें से पिछले साल से उन्होंने जो रेशियो तय किया है वो 30-70 का किया है। मतलब 70% कोटा हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास रहेगा और 30% कोटा जो है कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को यानी HGOs को दिया जाएगा। और वो जो सीट होगी वो 52,507 सीट होएगी, यानी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए 52,507 हाजी हज करेंगे हज 2027 में इंशाल्लाह। तीसरा जो पॉइंट है वो है CHGO पॉलिसी, यानी कंबाइंड हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स। ये पॉलिसी हज कमेटी ऑफ इंडिया, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने पिछले 2 सालों से जो है कि इसको लागू किया है। और इसके तहत उन्होंने जो है कि सिस्टम बनाया हुआ है। और इसका रीज़न ये है कि जो सऊदी गवर्नमेंट है वो किसी भी एक PTO को, एक हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर को 2000 सीटें कम से कम देना चाहती है। मतलब उनका कानून है कि एक जो ग्रुप होगा उसको 2000 सीटें मिनिमम लेनी होंगी। तो उसके लिए एक कोई प्राइवेट टूर ऑपरेटर 2000 सीटें हज की बेच पाना बड़ा मुश्किल है। कुछ बड़े जो PTOs हैं उनको छोड़ दें तो बाकी सभी जो छोटे छोटे PTOs होते हैं, प्राइवेट टूर ऑपरेटर होते हैं, वो इतनी सारी सीटें एक साथ में नहीं बेच सकते हैं। इसीलिए जो है कि हज कमेटी ने इसका सॉल्यूशन इस तरह से किया है कि CHGO यानी कंबाइंड ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन जो है कि वो लोग बनाते हैं। मतलब जो छोटे छोटे ग्रुप हैं उनको मर्ज करके एक बड़ा ग्रुप बनाया जाता है। अब उसमें जो एक CHGO होता है यानी एक कंबाइंड ग्रुप होगा, उसमें एक जो है कि बड़ा ग्रुप होगा जो लीड ग्रुप होएगा। उसके बाद एक जो है कि नॉन लीड ग्रुप होगा जो लीडर तो नहीं होगा, लेकिन वो जो पहला वाला ग्रुप है उसके रेंज का ही होएगा, उसी लेवल का वो जो है कि ग्रुप होगा। उसके बाद जो है कि उसके अंदर 2 जो है कि न्यू HGO यानी 2 ऐसे एक एक्सपीरियंस और एक अनएक्सपीरियंस, इस तरह के 2 HGO उसमें और प्राइवेट टूर ऑपरेटर जोड़े जाएंगे। इस तरह से टोटल ये जो है कि सिस्टम बनेगा। तो HGO की जो कैटेगरी होती है वो इस तरह से होती है। HGO को 5 कैटेगरी में बांटा गया है गवर्नमेंट के जरिए। पहला जो है कि लीड HGO होगा, मतलब लीड जो बड़ा प्राइवेट टूर ऑपरेटर होगा।
उसके बाद जो है कि नॉन लीड एचजीओ होगा, जो कि इतना ही लगभग बड़ा होगा, लेकिन ये जो है कि इसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। ये जो है कि लीड जो रहेगा, मेन एचजीओ रहेगा, उसके अंडर रहेगा। उसके बाद जो है कि एक कैटेगरी 1 रहेगी, उसके बाद जो है कि कैटेगरी 2 रहेगी एक्सपीरियंस वाली, और फिर कैटेगरी 2 जो है कि एक रहेगी न्यू वाली। इस तरह से 5 लोग जो है कि इसके अंतर्गत आएंगे। जो एचजीओ होगा, हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन जो बनेगा, सीएचजीओ, वो जो है कि इस तरह से टोटल बनेंगे। और हर कैटेगरी के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस, टर्नओवर, ऑफिस और सिक्योरिटी डिपॉजिट का सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ कि कौन सा बंदा जो है कि लीड हो सकता है, कौन सा नॉन लीड हो सकता है, कौन सा जो है कि एक्सपीरियंस हो सकता है, कौन सा न्यू हो सकता है। ये सब के अपने अपने उन्होंने कैटेगरी और क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। अब जो पहला जो होगा, मतलब मेन जो बंदा होगा, लीड वाला जो होगा कैटेगरी, वो जो ऑपरेटर होगा, उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो इस तरह से होगी। मिनिमम 12 हज एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कम से कम 12 सालों तक उसने हज कराया होना चाहिए। 8 करोड़ का उसका टर्नओवर होना चाहिए कम से कम। 2 अलग अलग शहरों में उसके ऑफिसेज होने चाहिए कम से कम। मिनिमम 10 उसके एम्प्लॉई होने चाहिए, काम करने वाले कम से कम 10 उसके होने चाहिए। और 50 लाख उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है कि जमा करनी होगी। तो और उसका जो कोटा होगा वो 5x होएगा। इन्होंने जो है कि रेशियो बनाया हुआ है 5:4:2:1:1, इस तरह से जो है कि कोटा बनाया हुआ है। उसके बारे में हम लोग आगे इंशाल्लाह बात करेंगे। तो इसका जो कोटा होएगा वो 5x का होगा। फिर अगला जो कैटेगरी है वो है कैटेगरी 1 में नॉन लीड, जो कि जिम्मेदार नहीं होगा, रिस्पांसिबल नहीं होगा इस ग्रुप के लिए। इस ग्रुप के लिए जो रिस्पांसिबल बंदा होएगा, आगे जिससे सारी बातचीत हज कमेटी या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स करेगी, वो एचजीओ 1 होगा। जो लीड एचजीओ होगा वो उसकी सारी जिम्मेदारी हो, उसके अंतर्गत ये सारे लोग रहेंगे। तो दूसरा जो ये कैटेगरी है नॉन लीड वाला, इसमें भी सेम क्राइटेरिया है लगभग। रिक्वायरमेंट है 12 हज एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 12 साल तक हज कराया होना चाहिए। 8 करोड़ का टर्नओवर इसका भी होना चाहिए। ऑफिस इसका 400 स्क्वायर फीट का एक भी होगा तो चलेगा। कम से कम 8 एम्प्लॉइज़ इसके यहाँ काम करने वाले होने चाहिए और 40 लाख रुपया इसको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होगी। और इसका जो कोटा होएगा वो 4x होगा। उसके बाद कैटेगरी 1 आती है। कैटेगरी 1 की रिक्वायरमेंट में जो है वो है 7 हज एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 7 साल तक हज कराया होना चाहिए। 5 करोड़ का कम से कम टर्नओवर होना चाहिए ईयरली इसका, लास्ट ईयर का कम से कम। और इसका 200 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस होना चाहिए किसी एक सिटी में। और कम से कम 5 कर्मचारी यानी 5 एम्प्लॉयज़ इसके काम करने वाले होने चाहिए। और 30 लाख रुपये इनको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी पड़ेगी। और इनका जो कोटा होगा वो 2x का रेशियो में होगा। और इनका जो कोटा होगा वो 2x के रेशियो में होगा। फिर उसके बाद आती है कैटेगरी 2 में एक्सपीरियंस्ड। तो एक्सपीरियंस यानी कि पहले हज कराया होना चाहिए। तो इनका जो रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 1 साल वो हज कराए होने चाहिए। 1 साल इन्होंने हज का ग्रुप ले गया हो अपनी तरफ से। उसके बाद 1.5 करोड़ का इनका कम से कम टर्नओवर होना चाहिए लास्ट ईयर में। और ऑफिस 200 स्क्वायर फीट की कम से कम होनी चाहिए इंडिया के किसी भी सिटी में। और 20 लाख इनको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा। इनका जो कोटा होगा वो 1x होगा। इसके बाद जो है कि दूसरा जो लास्ट कैटेगरी है वो है कैटेगरी 2 में न्यू, यानी जो फ्रेश लोग होंगे। उनकी भी रिक्वायरमेंट इस तरह से कम 2 उम्रा सीजन में काम किया हो, मतलब जो हर उम्रा सीजन होता है हर साल का, मतलब कम से कम 2 साल तक इन्होंने उम्रा ग्रुप ले जाके उम्रा कराया हो। और मिनिमम जो है कि 50 जो है पिलग्रिम का इनका बैच होना चाहिए उम्रा का, जो इन्होंने ग्रुप जो उम्रा कराया हुआ है। उसके बाद 1.5 करोड़ का इनका टर्नओवर होना चाहिए ईयरली, लास्ट ईयर कम से कम। उसके बाद इनका ऑफिस जो होना चाहिए 200 स्क्वायर फीट का इंडिया के किसी भी सिटी में। और 20 लाख रुपये इनको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी पड़ेगी। और इनका जो कोटा होगा वो 1x का होगा। तो इस तरह से टोटल जो है कि ये 5 कोटा का जो है कि इनका फार्मूला बना है। इस तरह से ये सब मिला के एक CHGO बनेगा, यानी कंबाइंड हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर बनेगा। अब इसका जो कोटा फार्मूला है वो उन्होंने दिया हुआ है। फिक्स नंबर जो पहले साल वो देते थे 200, 500, 1000 इस तरह से, वो अभी उन्होंने 2000 सीटें रहेंगी और उसमें जो कोटा होगा वो इस तरह से होगा।
कि 5:4:2:1:1, मतलब इस तरह से 5:4:2:1:1 के रेशियो में जो है कि ये कोटा डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों तो इस तरह से होगा, अगर हम लोग जो है कि इस टेबल में देखते हैं कि 2000 सीट्स अगर एक एचजीओ को मिलती है तो उसमें इस रेशियो के हिसाब से किसको कितनी सीट मिलेंगी। कैटेगरी ए वाला जो लीड होगा उसको जो है कि 5x के रेशियो के हिसाब से 769 सीटें मिलेंगी, और कैटेगरी बी जो कि नॉन लीड वाला होगा उसे 4x के रेशियो से 615 सीटें मिलेंगी। कैटेगरी सी जो होगा वो जो है कि कैटेगरी 1 जिसको बोलेंगे वो 2x के रेशियो के हिसाब से 308 सीटें उसे मिलेंगी। फिर कैटेगरी डी यानी जो कैटेगरी 2 एक्सपीरियंस्ड है उसको जो है कि 1x के रेशियो में लिया जाएगा, यानी 154 सीटें उसको मिलेंगी। और उसी तरीके से कैटेगरी ई यानी जो कैटेगरी 2 का न्यू रहेगा, फ्रेश वाला बंदा रहेगा, फ्रेश वाला पीटीओ रहेगा, उसको जो है कि 1x के हिसाब से 154 सीटें मिलेंगी। तो इस तरह से टोटल 2000 सीटें होती हैं। तो ये हो गया कोटा डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो 2 स्टेजेस में होगा। पहला स्टेज में इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने बताया 3 जुलाई से 18 जुलाई तक एप्लीकेशन खुला हुआ है ऑनलाइन, तो उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। उसके बाद उनकी एलिजिबिलिटी का जो है कि वेरिफिकेशन होगा, काबिलियत का, योग्य है नहीं है, जैसा कि जो ऊपर क्राइटेरिया दिया गया है उसके हिसाब से। उसके बाद जो है कि कैटेगरी एलोकेशन होगा कि ये किस कैटेगरी में आने वाले हैं। मेन लीड हो सकते हैं, नॉन लीड हो सकते हैं, कैटेगरी 1 हो सकते हैं, कैटेगरी 2 में एक्सपीरियंस हो सकते हैं, या कैटेगरी 2 में न्यू हो सकते हैं। तो वो जो डेटा वो देंगे, जो डेटा उनसे मांगा गया है उसके हिसाब से इनको जो है कि कैटेगरी के हिसाब से कैटेगरी इनका एलोकेशन होगा कि ये इस कैटेगरी में आ सकते हैं। उसके बाद जो है कि इनको जो कि रिप्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा 3 दिन के अंदर। वहाँ पे जो है कि इनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ओनर होंगे या जो भी उनके बंदे होंगे वो वहाँ जाएंगे, उनका इंटरव्यू वगैरह होगा, बाकी का उनसे वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद स्टेज 2 आता है। स्टेज 2 में जो है कि CHGO का फॉर्मेशन होगा। हज कमेटी बनाएगी कि ये लोग जो है कि एक CHGO बन सकते हैं, इनको एक ग्रुप में लिया जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हर CHGO के लिए जो है कि 2000 सीट अलोकेट की जाएगी। इस हिसाब से जो है कि CHGO टोटल सीट के जो 52,000 सीटें हो रही हैं प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की, उसमें उस तरह से इतने CHGO बनाए जाएंगे। फाइनल कोटा का अनाउंसमेंट हो जाएगा उसके बाद कि किस CHGO को और उसके अंदर जो ग्रुप ऑपरेटर्स हैं उनको कितना कितना कोटा एक्चुअली मिला। जो मैंने अभी सीट बनाई वो कैलकुलेशन है, वो एक्चुअल कोटा हज कमेटी और जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है कि डिसाइड करेगी। उसके बाद जो है कि इनका CHGO का जो एक्टिवेशन होगा वो नुसूख कार्ड पे कर दिया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इनका जो है कि सिलेक्शन प्रोसेस होगा। उसके बाद जो फाइनल रिक्वायरमेंट इनसे होगी वो इस तरह से होगी, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी वो इस तरह से होंगी। हर HGO को 2000 एप्लीकेशन फ़ी जमा करना पड़ेगा, और उनका जो फिक्स डिपॉजिट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, टोटल मिला के 75 लाख वो जमा करना पड़ेगा। उसके बाद उनका GST जो रिटर्न्स है पिछले साल के वो सारा देना पड़ेगा, आज तक का, अभी तक का। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स उनको देने पड़ेंगे। ऑडिटेड बैलेंस शीट उनको जमा करनी पड़ेगी। पॉजिटिव नेटवर्थ CA सर्टिफाइड करा के उनको देना पड़ेगा, जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पैन नंबर देना पड़ेगा, GST रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा, ये सब कॉपीज देनी पड़ेंगी। बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, जितने दिनों का उनको 6 महीने का या साल भर का जो मांगा जाएगा वो देना पड़ेगा। उसके बाद जो है कि ये सारा चीज़ CA सर्टिफाइड होना चाहिए विद यूडिन नंबर। CA का जो यूडिन नंबर होता है उसको, उसकी स्टैम्प, उसकी सील लगा के उसके साथ में जो है कि CA का साइन होना चाहिए कि ये सारी चीज़ वेरीफाइड है, सर्टिफाइड है। तो ये डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। तो उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कि पिलग्रिम प्रोटेक्शन। ये जो सारा सिस्टम हज कमेटी बना रही है वो क्यों बना रही है, जिससे जो प्राइवेट से जाने वाले हाजी हैं उनके साथ कोई धोखा, कोई स्कैम ना होने पाए। क्योंकि पिछले कई सालों से हम लोगों ने देखा हुआ कि बहुत सारा स्कैम होता है हाजियों के साथ। पूरी ज़िंदगी भर की कमाई हज के लिए वो जमा करते हैं, वो कोई फ्रॉड करने वाला, कोई स्कैम करने वाला उनसे लूट के लेके जाता है। इसलिए ये जो पॉलिसी है इसको इतनी स्ट्रिक्ट बनाई गई है, और उसके हिसाब से जो है कि उनके ऊपर कुछ कानून लगाए गए हैं कि जो कि हर HGO को करना है। पहला, मेडिकल इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, एयर टिकट उनको जो है कि डिटेल जो है कि हज कमेटी की साइट पे या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की साइट पे जो है कि दिखाना पड़ेगा।
मुशुक पे भी दिखाना ही पड़ता है, वहाँ पे दिखाना पड़ता है, वहाँ पे भी जो है सबमिट करना पड़ेगा। अकोमोडेशन डिटेल जो इनकी रिहाइश होएगी सऊदी अरब में, मक्का या मदीना में जो होटल्स होंगी उसकी डिटेल उनको दिखानी पड़ेगी, शो करनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन का डिटेल जो है कि एयरपोर्ट से मक्का, मक्का से मदीना, और जो है कि उसी तरीके से एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन बसेस से होएगा या जो है कि ट्रेन से होगा, जैसा भी होगा वो इनको जो है कि उसका प्रूफ वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, सारा चीज़ पहले से सबमिट करना पड़ेगा। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग उनको दिखानी पड़ेगी कि उन्होंने अपने हाजियों की ट्रेनिंग कराई हुई है हज पे जाने से पहले, कि हज किस तरह से किया जाता है। सऊदी सर्विस प्रोवाइडर का डिटेल, यानी जो मौलिम पहले कहे जाते थे अब सर्विस प्रोवाइडर कहे जाते हैं, उनका डिटेल देना पड़ेगा कि किस मौलिम से इन्होंने जो है कि कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। मकतब नंबर भी उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है जब मौलिम का नंबर आ जाएगा तो मकतब नंबर भी इंशाल्लाह आ जाएगा। उसके बाद जो है कि हाजियों के साथ कंप्लीट रिटन एग्रीमेंट भी उनको सबमिट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ें जो है कि एसजीओज को अपने पिलग्रिम के लिए, अपने हाजियों के लिए करना पड़ेगा, और जिससे कि हाजियों का जो पैसा जा रहा है उनको जमा कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटी रहे, उनके साथ कोई फ्रॉड वगैरह ना हो पाए। तो दोस्तों आप लोग को भी ध्यान देना है कि अगर आप जो है कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर से हज की बुकिंग कर रहे हैं तो सारी छानबीन पहले कर लें। हज के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है कि कुछ ही दिनों में एसजीओज की लिस्ट बनाएगी। जब ये सिलेक्शन हो जाएगा 20 जुलाई 2026 को, अगर डेट आगे नहीं बढ़ी तो उनका जो है कि एक लिस्ट वेबसाइट पे आ जाएगी, और उनको एक CHGO नंबर के साथ में, और उनका जो है कि उनका खुद का जो है कि एक सिलेक्शन नंबर के साथ में, तो वो नंबर आप ज़रूर चेक कर लें उस लिस्ट में। जिस भी CHGO से आप जो है कि या जिस भी प्राइवेट टूर ऑपरेटर से आप जो है बुकिंग कर रहे हैं उनसे ये सारी चीज़ें ज़रूर मालूमात कर लें कि आपका जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के जो पोर्टल पे नंबर क्या है, CHGO का नंबर क्या है, CHGO कौन है, कितना कोटा आपको मिला है, ये सारी चीज़ें आप जो है कि उनसे ज़रूर से ज़रूर मालूमात कर लें, उसके बाद ही बुकिंग करें। अदरवाइज़ ये तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और सऊदी गवर्नमेंट का काम है, उन्होंने इस तरह से कानून लगाए, इस तरह से सख्तियाँ लगाई हैं जिससे कि कोई फ्रॉड, कोई स्कैम ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर छानबीन नहीं करेंगे तो भी बहुत सारे लोग फेक जो है कि आईडी वगैरह, CHGO आईडी वगैरह बना के भी जो है कि लोगों के साथ स्कैम करते हैं। तो आप जो है कि जाके वेबसाइट पे जो लिस्ट आएगी उसमें उनका नंबर वगैरह, नाम वगैरह प्रॉपरली चेक कर लें, उसके बाद ही बुकिंग करें। इसके बाद उन्होंने एक फीडबैक सिस्टम भी बनाया है हज 2027 के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर पुअर फीडबैक किसी का आया, नेगेटिव फीडबैक किसी का आया, किसी PTO का हाजियों के ज़रिए, तो उनका जो है कि क्या उनके साथ हो सकता है, उनके साथ जो इफ़ेक्ट आएगा वो होगा फ्यूचर में उनकी कैटेगरी लो हो सकती है। अगर मेन लीड हैं तो जो कि सेकंड लीड में आ जाएंगे, सेकंड लीड है थर्ड लीड में आ जाएंगे। इस तरह से उनको जो है कि कैटेगरी उनकी चेंज हो सकती है, यानी कोटा कम हो सकता है। कैटेगरी चेंज होगी तो उसके साथ में कोटा भी कम होएगा, और रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी भी उनकी जा सकती है। अगर ज़्यादा निगेटिव रिव्यूज आ गए, फीडबैक आ गया हाजियों का, तो उनको अगले साल जो है कि एप्लीकेशन नहीं करने दिया जाएगा, उनका जो है कि रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है कि स्ट्रिक्ट रूल्स उन्होंने बनाए हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और सऊदी गवर्नमेंट ने हाजियों की सिक्योरिटी के लिए, जिसकी वजह से अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम पाई गई, कोई इशू पाया गया, तो उनको जो है कि ब्लॉक लिस्ट किया जा सकता है अगले साल के लिए। जिसमें से पहला है फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। अगर उन्होंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट गलत दिए हैं, कोई ग्रुप में शामिल होने के लिए, कैटेगरी 1, 2, 3, 4 में शामिल होने के लिए गलत डॉक्यूमेंट दिया, टर्नओवर गलत दिखाया, इस तरह से कोई भी चीज़ किया, तो अगर वो पकड़ में आया तो भी उनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। कैश डीलिंग्स किया उन्होंने, जो है कि ये सारा जो पेमेंट वगैरह होने वाला है वो सब जो है कि अकाउंट से होएगा, पेइज अकाउंट से होगा, या जो है कि जो हाजी है उसके अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफ़र होना चाहिए या चेक से होना चाहिए। कैश से डीलिंग अगर ज़्यादा कर रहे हैं वो लोग, अगर अलाउड जो है कि परसेंटेज से ज़्यादा, तो भी जो है कि वो डिबार किए जा सकते हैं, ब्लैक लिस्टेड किए जा सकते हैं। उसके बाद मिस प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन जो उन्होंने अपना किया हुआ है वो भी गलत तरीके से अगर किया तो उसके लिए भी,
हज कोटा अगर किसी दूसरे को बेच, बहुत सारे पीटीओ ये काम करते हैं कि अगर उनको कोटा मिल जाता है और वो खुद कोटा बेच नहीं पाते हैं तो वो दूसरे ग्रुप को उसको बेचते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स को या बड़े ग्रुप्स को उसको बेच देते हैं, सेल करते हैं। उसमें क्या होता है कि हाजियों की सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है कि कॉम्प्रोमाइज़ होता है, उनके सर्विसेज कॉम्प्रोमाइज़ होता है। कि अब देखिए कैसा होता है कि जैसे आपने XYZ से बुकिंग की, उसने आपको वादा किया कि हाँ ये सारी चीज़ें हम देंगे और वो जो है कि CSGO है, लेकिन उसने आपकी बुकिंग किसी और जो है कि छोटे ग्रुप ऑपरेटर से जो है कि करवा दिया। अब वो ग्रुप ऑपरेटर बोलता है कि हमारा पॉलिसी जो हमारा पैकेज है वो अलग है। अब वहाँ जाने के बाद वो मसला हो जाता है, किसी को जो है कि अच्छी होटल मिलती है, किसी को नहीं मिलती, किसी को खाना अच्छा मिलता है नहीं मिलता है। ये सारे मसले इसी वजह से होते हैं कि जो सस्ते में जो है कि बड़े वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं, CSGO जो होते हैं, सस्ते में सीटें छोटे छोटे ऑपरेटर्स को बेच देते हैं। फिर वो अपने हिसाब से सस्ते के हिसाब से पैकेज बनाते हैं और फिर उसमें जो है कि हाजी के साथ में ठगी होती है, लूट होती है, उनके साथ जो है कि सर्विसेज जो होती हैं वो ऊपर नीचे हो जाती हैं, सही तरीके से नहीं मिलती हैं, जो आइडियल सर्विसेज होनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं। और अगर किसी ने मल्टीपल एप्लीकेशन किया, अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीके से जो है कि फेक तरीके से मल्टीपल एप्लीकेशन किया कि ये वाला एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा तो ठीक है, नहीं तो ये वाला हो जाएगा, ऐसा किया, वो पकड़ में आया तो भी उनको डिबार किया जाएगा, ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। पुअर सर्विस, जैसा कि फीडबैक के बारे में मैंने बताया, अगर अच्छी सर्विस नहीं दिया और हाजियों का फीडबैक आया, रॉन्ग आया, नेगेटिव फीडबैक आया तो भी उनका जो है कि ब्लैक लिस्टेड उनको किया जाएगा। फ्रॉड किसी तरीके से किया, किसी का पैसा ले लिया, उसको हज पे नहीं भेजा, ज़्यादा पैसा ले लिया और इसी तरीके से जो वादा किया था वो सर्विसेज नहीं दी, वीज़ा वगैरह प्रॉपरली उनको नहीं दिया, तो इसकी वजह से भी ये रिपोर्ट होने पे भी उनको जो है कि ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। और जो डिपार्टमेंट है यानी ब्लैक लिस्ट वाला जो पीरियड है वो 15 सालों तक हो सकता है। 15 सालों के लिए जिस तरह का ऑफेंस होएगा उसी तरीके से उनको जो है कि डिबार किया जाएगा। मैक्सिमम जो है कि 15 सालों तक के लिए भी डिबार किया जा सकता है किसी पीटीओ को, अगर उसने इन सब चीज़ों में कोई गलती लापरवाही की। इसके साथ साथ में उनका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी फॉरफिट किया जा सकता है। तो ये बड़ी बात है। अगर आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी है, जैसे फर्स्ट वाले हैं 50 लाख है, सेकंड वाले को 30 लाख है, 20 लाख है, इस तरह से अगर जो है कि डिपॉजिट उनका पूरा फॉरफिट कर लिया जाएगा तो उनको बड़ा नुकसान होएगा। इसलिए पीटीओज को चाहिए इस तरह के गलत प्रैक्टिसेस से, मेल प्रैक्टिसेस से बचना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि CSGO की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है। इस CSGO बनाने से मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स या सऊदी गवर्नमेंट को फ़ायदा क्या होने वाला है, इसका मकसद क्या है। अलग अलग लोगों को जो है कि सबको इंडिविजुअली कोटा देने के बजाय ये CSGO बनाने का मकसद क्या है। उसमें क्या होता है, जो लीड CSGO होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। यानी कि अब जो है कि मिनिस्ट्री, सऊदी अरेबिया, नुसूक वाले सिर्फ और सिर्फ CSGO से कांटेक्ट करेंगे, बाकी के उसके नीचे के 4 जो लोग हैं प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं, उनसे उनको कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उनसे जो कांटेक्ट करके उनसे डेटा कलेक्ट करना, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होएगी वो सारी की सारी मेन लीड की हो जाएगी, CSGO की हो जाएगी। और इस CSGO के पास एक सऊदी बैंक अकाउंट होना जरूरी होगा। अब देखिए सऊदी बैंक अकाउंट जो है कि हर प्राइवेट टूर ऑपरेटर के लिए खोलना आसान नहीं हो सकता है। इसके लिए ये एक फ़ायदा हो जाएगा प्राइवेट टूर ऑपरेटर के लिए भी और सऊदी गवर्नमेंट के लिए भी। वहाँ पे जो सर्विसेज वगैरह उनको लेना हो उसके लिए एक सिंगल सऊदी बैंक अकाउंट होगा, जिसको जो है कि सऊदी गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी, देखती रहेगी कि इसमें किस तरह का ट्रांजैक्शन हो रहा है। एक जो मुनज्जम होगा यानी उनका मैनेजमेंट करने वाला एक होगा, और जो है कि एक लीगल एंटाइटी उसको बनाई जाएगी। उसको जो है कि कानून के तहत एक लीगल एंटाइटी जो है कि उसका जो डीड बनेगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इस तरह की जो डीड बनेगी उनका, वो एक जो है कि सिंगल एंटाइटी बनाएगी। वो कोटा एलोकेशन के बाद, कोटा जब इनको सबको मिल जाएगा उसके बाद जो है कि ये भी एक फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये सारी जिम्मेदारी जो है कि CSGO के अंतर्गत आएगी। इसके लिए जो कि मिनिस्ट्री इस तरह से, सऊदी गवर्नमेंट इस तरह से कर रही है। अब उनको जो है कि 50 लोग के लिए, 30 लोग के लिए एक जन से बात करने की ज़रूरत नहीं है। 2000 लोगों का कोटा वाले एक सिंगल आदमी से बात करना है। अब समझ लीजिए कि 50,000 52,000 का कोटा है, उनको जो है कि 25-26 लोगों से ही बात करनी होगी, 25-26 CSGO से ही बात करनी पड़ेगी। बाकी उनके नीचे जो वाले हैं उनका जो मैनेजमेंट होगा वो CSGO खुद करेगा, जो लीड होगा वो खुद करेगा। तो दोस्तों कुल मिला के जो HGO पॉलिसी 2027 है, उसका जो उद्देश्य है, उसका जो मकसद है, वो प्राइवेट हज को प्रोफेशनल, ट्रांसपेरेंट और जो है कि पिलग्रिम फ्रेंडली बनाने का है। यानी कि हाजियों के लिए बहुत ही अच्छा हो, उनके लिए बहुत ही मुफीद हो
और प्रोफेशनल तरीके से हो, गलत तरीके से उसमें कोई जो है कि इल प्रैक्टिसेस, माल प्रैक्टिसेस वगैरह ना हो, इसके लिए है। इस पॉलिसी में एक्सपीरियंस के हिसाब से, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के हिसाब से और सर्विस क्वालिटी के हिसाब से जो है कि सारा जो है कि महत्व दिया गया है, उस हिसाब से इनको जो है कि सीट्स अलोकेट की जाएगी। और अगर आप हज पिलग्रिम है यानी हाजी है तो जियो का यानी प्राइवेट टूर ऑपरेटर से अगर आप हज बुक करना चाहते हैं अपनी हज की सीट, तो ध्यान रखें कि इस पॉलिसी के हिसाब से जो लोग रजिस्टर्ड हैं, एलिजिबल हैं, जिनके पास जियो की आईडी है और जिनका लिस्ट में नाम है, उनके ही जरिए आप जो है कि इसको जानकारी लेके बुक करें। और किसी भी अननोन पर्सन जो ऐसे जनरली चलते फिरते बात करता हो कि हाँ मैं भी हज की बुकिंग करा दूंगा, उससे बिल्कुल ना करें। अदरवाइज आपके साथ स्कैम या फ्रॉड हो सकता है, आपका पैसे का और हज का नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर जियो पॉलिसी 2027 के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।